हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मोहित एडवोकेट एंड आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसमें हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का अब जो हो चुका है सेक्शन 3 हो चुका है। तो ठीक है, तो सिमिलर से ही हैं। तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 3 से आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी लेटर वाली क्लास थी, उसमें मैंने फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट और क्या जनरल इंट्रोडक्शन है वो मैंने सब कुछ बताया था और डेफिनेशंस भी बताई थी कल वाले पार्ट में, जो सेक्शन 2 है। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और उसके बाद हम रेस्ट जेस्टे वगैरह जो सेक्शन 6 का भी हुआ करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब वो सेक्शन 4 हो गया है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो अपने नोट से आज पढ़ेंगे और समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैं सेक्शन 3 पढ़ने वाला हूँ, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट 2 में चैप्टर 2 है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब रेलिवेंसी वाले सेक्शंस हमें कहाँ मिलते हैं देखने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक। ठीक है, अब जो फैक्ट्स, जो तथ्य, जो सिचुएशन इनमें फिट बैठेगी वही रेलिवेंट होगी, वरना कोई वो रेलिवेंट अदर चीज़ें नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 गेटवे है, यही सारी चीज़ें आगे के लिए ओपन करता है। ठीक है, अब एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, गवाही, सबूत बस दिए जाएंगे किसके? या तो सीधा दे दो फैक्ट इन इशू के, जो आपको प्रूव करना है कि इसमें वो सब्सटेंटिव लॉ की रिक्वायरमेंट्स, या तो फिर रेलिवेंट फैक्ट्स के दो कि रेलिवेंट फैक्ट्स के आप एविडेंस दोगे, सबूत दोगे, गवाही दोगे। तो रेलिवेंट फैक्ट से क्या होगा? फैक्ट इन इशू प्रूव होगा। फैक्ट इन इशू से क्या प्रूव होगा? केस प्रूव होगा। ठीक है, या तो सीधा एक एविडेंस दे दो जिससे क्या प्रूव हो रहा है? फैक्ट इन इशू प्रूव हो रहा है। देखो, कोई रेलिवेंट फैक्ट का स्टेप नहीं है, पर आप एक एविडेंस दे रहे हो, उससे रेलिवेंट फैक्ट प्रूव हो रहा है। फिर रेलिवेंट फैक्ट से जाके कहीं फैक्ट इन इशू प्रूव हो रहा है। तो है ना इसमें 2 स्टेप्स। और आप डायरेक्ट जो एविडेंस दे रहे हो तो सीधा फैक्ट इन इशू प्रूव कर रहे हो। तो डायरेक्ट एविडेंस कैसे दे रहे हो? जैसे किसी व्यक्ति ने जैसे मान के चलो ए एक व्यक्ति है, उसने बी को गोली मारी। ठीक है, और सी ने बिल्कुल लाइव हूबहू देखा सब कुछ होते हुए। तो ए तो सी, अब उस केस में क्या है? डायरेक्ट स्टार विटनेस है। तो वो अगर गवाही देगा तो सीधा सीधा क्या? सीधा फैक्ट इन इशू प्रूव हो जाएगा कि हाँ, ए ने बी को गोली मारी और उसकी वजह से ही बी की जान गई है। ठीक है, तो सी स्टार विटनेस है, पाइवोट विटनेस है। ठीक है, तो उसकी टेस्टिमनी से सोल कन्विक्शन भी हो सकती है। ठीक है, वो थोड़े बहुत कोरोबरेशन चाहिए, लेकिन वो फैक्ट इन इशू डायरेक्टली प्रूव कर सकता है। उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि जी मैं तो 20 कदम दूर खड़ा था, मैं भाग भाग के आया। तो वो क्या करता रहा भाई? वो तो फिर रेलिवेंट फैक्ट की तरफ जा रहा है। मैं भाग भाग के आया, फिर मैंने देखा कि वो तो मरने ही वाला था, उसने बी ने मेरे को कुछ बोला भी, तो वो तो फिर रेलिवेंट फैक्ट आ रहे सारे। फिर डाइन डिक्लेरेशन भी दे रहा है, वो ये है वो है। ठीक है, तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। लेकिन एक फैक्ट ऐसा होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सीधा फैक्ट इन इशू प्रूव कर रहा है अपनी गवाही से, और एक व्यक्ति होता है जो भाई रेलिवेंट फैक्ट प्रूव कर रहा है, कहीं जाके फिर फैक्ट इन इशू प्रूव होगा। तो है ना डिफरेंस, 2 स्टेप का डिफरेंस है पूरा। ठीक है, अब पढ़ते सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। सेक्शन 3, एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, बॉडी पढ़ता हूँ। एविडेंस में भी गिवन, गवाही, सबूत दिए जाएंगे, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, किसी भी सूट में मतलब दीवानी मुकदमे में, प्रोसीडिंग्स मतलब फौजदारी मुकदमे प्रक्रिया में, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसका अस्तित्व में है कोई चीज़ या अस्तित्व में नहीं है कोई चीज़, ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू, और क्या है वो चीज़? फैक्ट इन इशू मतलब सब्सटेंटिव लॉ की रिक्वायरमेंट अस्तित्व में है या अस्तित्व में नहीं है। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स, और जो सच अदर फैक्ट्स हैं ये कौन से हैं? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 में रेलिवेंट है, जो कड़ी पे कड़ी जुड़ती जाती है इन सेक्शंस के अंतर्गत, वो रेलिवेंट हो जाते हैं और उससे फैक्ट इन इशू प्रूव होता है। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। अब हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट के आगे लिख लो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से सेक्शन 55 हुआ करता था कभी रेलिवेंसी। ठीक है, अब एंड ऑफ नो अदर्स, तो और किसी के नहीं दे सकते, इन्हीं के दे सकते हो। तो किन किन के दे सकते हो? या तो डायरेक्ट फैक्ट इन इशू के दे सकते हो, जो कि एग्जिस्टेंस बताए कि भाई हाँ फैक्ट इन इशू मौजूद है, या फिर नॉन एग्जिस्टेंस, भाई अक्यूज का वकील बताएगा नहीं फैक्ट इन इशू नॉन एग्जिस्टेंस, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसके एविडेंस वो दे सकता है। ठीक है, डायरेक्ट। और ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट, ये क्या चीज़ है? सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ये रेलिवेंसी के सेक्शंस हैं, जो कड़ी पे कड़ी जुड़ती जाएगी, एक चीज़ एक मैटर से जुड़ता जाएगा और फैक्ट इन इशू प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये वो चीज़ है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये अब मैं अपने नोट्स में से और डीपली मतलब और डिटेल में बताऊंगा, इसकी एक एक्सप्लेनेशन और पढ़ लेते हैं।
दिस सेक्शन शेल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट। ये सेक्शन, ये मत मान लेना, इस धारा से एक व्यक्ति कोई और गवाही दे सकता है। कौन सी? ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटेड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स रिलेटेड टू सीपीसी। तो ये मत मान लेना, सेक्शन 3 का यूज करते हुए एक व्यक्ति एक ऐसे तथ्य की गवाही दे सकता है जो उसको रोका हुआ है। किसने रोका हुआ है? दीवानी मुकदमों की सीपीसी की प्रक्रिया, सीपीसी कोर्ट ने रोका हुआ है। भाई नहीं, उसको वहाँ सीपीसी ने रोका हुआ कि नहीं तुम इस चीज़ का फैक्ट, इस चीज़ का तथ्य की गवाही नहीं दे सकते, तो उसका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये है क्लियरली, मतलब सीधी सीधी बात है, सीपीसी का यहाँ पर वो हाथ भारी है। और इसमें जो सीपीसी लिखा हुआ है, सिविल प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और अब जो हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी इसमें इम्प्लिसिट है। ठीक है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को गवाही देने से सीपीसी ने और सीआरपीसी ने या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रोका हुआ, तो वो सेक्शन 3 का यूज़ करते हुए एक केस में गवाही नहीं दे सकता। यही एक्सप्लेनेशन कह रही है। ये बहुतों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, पर यही इसका असली इंटरप्रिटेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सेक्शन 3 की इलस्ट्रेशन ए पढ़ेंगे, बस उससे क्लियर हो जाएगा। फिर हम अपने नोट्स में से सेक्शन 3 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन सेक्शन 3 की इलस्ट्रेशन ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए की ट्रायल चल रही है कि उसने मर्डर किया है बी का, बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब। और किससे बी को मारा? उसने एक क्लब से, एक बैट से, एक डंडे से उसको बीट किया है। ठीक है, उसकी पिटाई करी, ठुकाई करी है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। और किस इंटेंशन से? मेंसरिया, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड। क्या था कि भाई ऐसी इंटेंशन थी कि मार के ही छोड़ूंगा। इतने तेज डंडे चला दिए उसने, अपना जो क्लब है वो इतने उसके सर पे इतना स्मैश कर दिया पूरी तरह। तो क्या इंटेंशन है उसकी? मेंसरिया क्या है उसका कि भाई डेथ ही करनी है, आज भी तू बच के नहीं जा सकता, तेरे इतने खोपड़ी पे डंडे मार दूंगा। इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब इसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू होंगे देखिए। अब एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। अब एक ही स्टेट वर्सेस एक ही जब ट्रायल चलेगी तो ये निम्नलिखित जो मैं बताने वाला हूँ ये ही फैक्ट इशू में रहेंगे। मतलब इन मुद्दों पर, इन तथ्यों के मुद्दों पर ही ट्रायल चलेगी। ठीक है, सीधा सीधा ये मतलब है। अब पहला कौन सा फैक्ट रहेगा? ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। क्या ए बीट कर रहा था बी को क्लब से, बैट से। ठीक है, ए इज कॉजिंग बी इज डेथ बाय सच बीटिंग। क्या ए ने उस बीटिंग से जो कर रहा था उसकी डेथ, बी की डेथ कोज करी है उस बीटिंग से जो वो कर रहा था। पहले वाले फैक्ट इशू प्रूव होगा तभी तो दूसरा होगा। ठीक है, अब थर्ड, ए इज इंटेंशन टू कोज बीज डेथ। क्या एक ही इंटेंशन थी उसका, मेंसरिया था बी की डेथ कोज करने में। तो यह तीनों फैक्ट इन इशू रहेंगे ए की ट्रायल में। अगर ये तीनों फैक्ट इन इशू प्रूव होंगे, ये तीनों फैक्ट इन इशू प्रूव होंगे तभी ए को कन्विक्शन मिलेगी। अगर ये तीनों फैक्ट इन इशू प्रूव नहीं हुए तो ए का एक्विटल हो जाएगा डायरेक्टली। ये बात है। ठीक है, तो हमारा ये इलिस्ट्रेशन ए हुआ। और अगर कोई जैसे फैक्ट इन इशू कैसे प्रूव होंगे भैया? तो कोई बाई स्टैंडर्ड्स करा है वो डायरेक्टली बता देगा कि कोर्ट में जी यस ए ने इसको मारा था, हमारे आंखों के आगे मारा था, मैं बिल्कुल ठोक के गवाही दे रहा हूँ, बिल्कुल तोते की तरह हर चीज़ बोलूँगा, जो हुआ था हूँ का हूँ बोलूँगा। ठीक है, अब कोई बाई स्टैंडर्ड्स नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह पे मारता, तो भाई सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से यह होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पहले रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करते हैं, फिर रेलिवेंट फैक्ट जाके कहीं फैक्ट इन इशू को प्रूव करता है। ऐसा सिस्टम चलता है। ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को हम सराउंडिंग एविडेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, सराउंडिंग एविडेंसेस। और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस मतलब वही वाले, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, लीड पे लीड मिलती है, और रेलिवेंट फैक्ट प्रूव होता है जो कि जाके प्रूव करता है क्या? फैक्ट इन इशू को प्रूव करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 का इलस्ट्रेशन, कई बार पेपर में आ जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूरी समझनी है कि भाई जो रेलिवेंट फैक्ट होता है और जो फैक्ट इन इशू होता है वो केस में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई फैक्ट इन इशू तो वो रिक्वायरमेंट है जो आपको प्रूव करनी ही करनी है। अगर आपने वो प्रूव नहीं की तो आपका केस कैसे प्रूव होगा? भाई फिर कहोगे कि कोर्ट में भाई लंबी लंबी तारीख है। अरे भाई जब तक सिविल केस में और क्रिमिनल केस में फैक्ट इन इशू प्रूव नहीं हुआ ना, कोई मतलब ही नहीं है केस प्रूव हो जाए। ठीक है, जज को क्या चाहिए? जज को आपकी बातें नहीं सुननी, जो आप बनी बनाई बातें, सुनी सुनाई बातें वो नहीं चाहिए। उसको चाहिए जो कानून में लिखा हुआ है, जो असेंशियल्स लिखे हुए हैं ना वो पूरे करके दे दो, आपका जजमेंट में सुना दूंगा, बात खत्म। अगर वही पूरे करके नहीं दोगे तो जज कहेगा नोट प्रूव्ड, नोट प्रूव्ड, नोट प्रूव्ड। तो नोट प्रूव्ड तो भाई जाओ डिसमिस, सिविल सूट डिसमिस। और वो क्रिमिनल केस है तो प्रोसिक्यूशन जो केस चला रखा अक्यूज्ड के ऊपर वो एक्विट। बस ये सिस्टम होता है। एक सेकंड रुकिए, हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा चलता है। ठीक है, सारा सिस्टम। तो हमें ये मैंने सेक्शन 3 बताया आज डिटेल में। अब थोड़े अपने नोट्स में से इसके वो पढ़ लेते हैं, इसका अच्छी तरह से एक बार अपने नोट्स पढ़ लेते हैं सेक्शन 3 के, और फिर और ज़ोरदार तरीके से आपको समझ में आने वाला। ठीक है, अब मैं ये देखिए मैंने अपने नोट्स खोले हुए हैं, ये मैंने नोट्स खोले हुए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, बिल्कुल ओरिजिनल नोट है, 100%, कोई भी इनमें कमी नहीं है।
मैं जब पेपर देता था मैं इन्हीं नोट्स में से पढ़ता था, और मैंने बहुत सारे पेपर में अच्छा स्कोर किया है इन नंबर से, इन नोट्स से पढ़ कर। ये फाउंडेशन क्लास के नोट्स है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी एविडेंस क्लास की, ये मान के चलिए फाउंडेशन क्लास तो क्या ही कहूँ मैं इसे, ये हो सकती है जो उससे कम लेवल की क्लास होती है ना, एक रैपिडली वे में रैपिड एंड डिटेल्ड, रैपिड डिटेल, हम इसको नाम देंगे रैपिड डिटेल क्लासेस, रैपिड डिटेल क्लासेस, ठीक है, रैपिड डिटेल क्लासेस। इंडियन एविडेंस एक्ट आईपीसी जो भी मैं पढ़ाऊंगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, इसको हम नाम देंगे रैपिड डिटेल क्लासेस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 3, ठीक है। हंसने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने अभी नाम सोचा है, कोई ऐसा मतलब करना, बहुत अच्छा नाम सोचा है, इंग्लिश नाम है रैपिड डिटेल में पढ़ो सब कुछ, ठीक है। अब मैंने तो भाई नोट्स ये बनाए इंडियन एविडेंस एक्ट के, मानोगे नहीं, 4 महीने में नोट्स बनाए, पूरे 400 पेजेस भरे हुए हैं। अब आपको मैं सिखा दूंगा, सिर्फ कितने दिनों में सारे नोट्स पढ़ा दूंगा, 1 महीने के अंदर 30 डेज़ के अंदर अपने सारे नोट्स पढ़ा के आपको ऐसा करवा दूंगा कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसा आ जाएगा कि किसी ने सोची नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब सेक्शन 3 पढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अब कनेक्ट हमारा सीधा हो सकता है, किसके साथ हो सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ हो सकता है। और कौन से सेक्शन के साथ साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 के साथ साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फैक्ट सेक्शन 3, अच्छा इसमें तो डेफिनेशन सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट में, एक सेकंड रुकिए, इसका जो एविडेंस एक्ट का 5 था वो अब हमारा 3 बन गया। एक सेकंड रुकिए बस, एक सेकंड। हाँ, जो एविडेंस एक्ट का 5 था वो हमारा 3 बना है। सॉरी मैंने 3 के नोट्स बोले, मैं 5 के खोलता हूँ एक बार नोट्स, एक सेकंड रुकिए। हाँ, 5 के इतने खास नोट्स है नहीं, 5 में तो यही समझने का था, तो समझाया था। इसमें सेक्शन 3 के मैंने काफ़ी नोट्स बनाए, तो सेक्शन 3 ज़्यादा और समझने का है। तो हमारा जो सेक्शन जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 था, अब वो देखते हैं हम क्या हो गया है। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 था वो देखते हैं हम क्या हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। एक सेकंड रुकिए। हाँ, वो इंटरप्रिटेशन क्लोज है। तो मैंने डेफिनेशंस जो सेक्शन 2 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो इंटरप्रिटेशन क्लोज की जो इंडियन एविडेंस एक्ट में था, उसकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए रेलिवेंसी पहले समझते हैं भाई, रेलिवेंसी क्या होती है। 2 टाइप्स की रेलिवेंसी होती है। कौन सी होती है, लीगल रेलिवेंसी जो कि दी हुई है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक, वो इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई थी। और लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो कब हो गई है, वो कहाँ हो गई है, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक, ठीक है। और दूसरी तरह की रेलिवेंसी होती है लॉजिकल रेलिवेंसी, ठीक है। अब लीगल रेलिवेंसी क्या होता है भाई, लीगल रेलिवेंसी जो हमारे लेजिस्लेचर ने हमारे एक्ट में लिख दी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिख दी, और इंडियन एविडेंस एक्ट में सर जेम्स फिट्जस्टीफन ने लिखी हुई थी सेक्शन 6 से लेकर 55 तक। पर और अब ये किसने लिख दी, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिख दी। कहाँ लिख दी, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 में लीगल रेलिवेंसी के सारे प्रोविजन लिख दिया। अब इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं आती, ठीक है। अब फिर लॉजिकल रेलिवेंसी, भाई एक चीज़ लेजिस्लेचर ने लीगली आपके स्टैट्यूट में लिखी है, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी है, क्या लेजिस्लेचर ने वो उठा के ऐसे लिख दी, भाई लॉजिक तो लगाया होगा कोई, लॉजिक के बिना कुछ चलता है भाई, लॉजिक जिस चीज़ में नहीं है क्या वो एक्ट बन सकता है। भाई आप कुछ काम करते हो, आप चाहे, ये तो स्टडी की बात है, ये तो लेजिस्लेचर की बात है जो कि देश चलाते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप अगर एक साइकिल, एक कार, एक बाइक भी लेते हो तो उसमें आप लॉजिक लगाते हो, भाई क्या क्या इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या हमारे यहाँ पॉकेट फ्रेंडली है, ये है वो है, सारी चीज़ देखते हो, सारा हिसाब किताब लगाते हो। तो क्या आप बताओ, जो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो प्रोविजंस ये वाले हैं रेलिवेंसी के, क्या वो लीगल तो हैं, पर वो क्या लीगल बनाए गए हैं बिना लॉजिक लगाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो उसमें लॉजिकली रेलिवेंट वो जरूर है, ठीक है। तो ये अब देखिए ये मैंने एब्रीविएशंस बनाए हुए हैं। मेन इवेंट क्या होता है, फैक्ट इन इशू होता है। फैक्ट इन इशू को हम क्या कह सकते हैं, मेन इवेंट भी कह सकते हैं। लेजिस्लेचर विल ओनली राइट लॉजिकल रेलिवेंसी इन द एक्ट, भाई लेजिस्लेचर क्या लिखेगा, बस विधायिका हमारी क्या लिखेगी, बस लिखित करेगी जो लॉजिकल रेलिवेंसी है, ठीक है, हमारे स्टैट्यूट में। इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स इन इंडिया, ठीक है, ये सब याद रखना। इंडियन एविडेंस एक्ट इज वेरी क्लोज टू द परफेक्ट लॉ। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ ये लाइन जोड़ लो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 तारीख से जब आ जाएगा एनफोर्समेंट पे, तो वो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट जब ट्राई करेंगे तो वो भी हमारे इंडियन एविडेंस के साथ मिलता जुलता सा ही दिखाई देगा, ठीक है, वो परफेक्ट लॉ
इंडियन एविडेंस एक्ट तो परफेक्ट लॉ था ही, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आने जाने टाइम में परफेक्ट लॉ का रूप लेगा, ठीक है। अब एक प्री का क्वेश्चन आ जाता है ये, इन एवरी लीगल फैक्ट देयर इज अ लॉजिकल फैक्ट। क्या हर एक लीगल फैक्ट क्या लॉजिकल फैक्ट है? ऑब्वियसली यस, एवरी लॉजिकल फैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिक। हर एक लीगल तथ्य कहाँ से डिराइव किया गया है, कहाँ से उत्पन्न किया गया है, कहाँ से लिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट की गई है उसकी, एक लॉजिकल तथ्यों से, एक लॉजिक लगाकर लेजिस्लेचर ने उसको लिखा है, ठीक है। अब प्री में और क्वेश्चन आ जाते हैं, यही यही है इसका अपोजिट। क्या हर लॉजिकल फैक्ट लीगली लॉजिकल है? सॉरी, मतलब हर लॉजिकल फैक्ट क्या लीगल है? तो ये भी अपोजिट क्वेश्चन आ जाता है। एवरी लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट मे नॉट बी लीगल, पर इसका आंसर अपोजिट है, हर लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट लीगल नहीं हो सकता। यू बट नॉट फॉर मी, भाई किसी के लिए वह लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट लीगल लग रहा है, पर किसी के लिए वह सब्जेक्टिव, मतलब यह चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है। किसी के लिए एक चीज़ लॉजिकली वो कुछ और माइंड सेट से सोच रहा है, उसके लिए वो कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज निकाल रही है। कोई और व्यक्ति उसको उसी सेम चीज़ को किसी और माइंड सेट से सोच रहा है, उसके लिए वो डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल रहे, कॉन्सिक्वेंसेज निकाल रहे। तो सबके लिए अलग अलग है, सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी और क्या है, इसकी जो ये दूसरा वाला क्वेश्चन था हमारा ये वाला कि इज एवरी लॉजिकल फैक्ट इज अ लीगल फैक्ट। तो इसकी क्या है, और भी आगे देखते हैं। एरर ऑफ फैक्ट, ह्यूमन एरर। भाई सबको जो तथ्यों की कंसिडरेशन लगाने के लिए, तथ्यों के बारे में जांचने परखने के लिए एरर हो सकता है, एरर ऑफ तथ्य हो सकता है, ठीक है, गड़बड़ी आ सकती है। ह्यूमन एरर, भाई लेजिस्लेचर से भी ह्यूमन एरर हो सकता है, तभी तो अमेंडमेंट्स होती है। अब जो ह्यूमन्स हैं, जो एक्ट्स को, स्टैट्यूट को पढ़ते हैं, उनको तो क्या ही कहने भाई, उनसे तो दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखिए अब और है इसका, ये मैंने थोड़ा हिंदी में लिखा, उनको नहीं लगा कि लॉजिकली रेलिवेंट है, बट अब हो, ठीक है। उनको नहीं लगा, पहले जो लेजिस्लेचर इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा था, उनको नहीं लगा कि जो आज की कंडीशन में, आज के सर्कमस्टांसिस में एक फैक्ट लॉजिकली रेलिवेंट है, उनको नहीं लगा तब कि वो 1872 में कि भाई तब वो लॉजिकली रेलिवेंट नहीं लगा हुआ, तभी इसने इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं लिखा था। पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट हैं वो लीगल रेलिवेंट फैक्ट भी हैं, और वो ही लिखे गए हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाउ यू फेल्ट दैट द बेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया, हमने कैसे जाना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट है बेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया, दैट इज एविडेंस एक्ट विल हैव लॉजिकल एरर्स। और हमने कैसे जाना कि इतना बेस्ट एक्ट में एक लॉजिकल एरर हो सकता है। थ्योरेटिकली इट्स ओके, भाई ये सोचना थ्योरेटिकली ये ओके है, बट प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये असंभव है, बिल्कुल भी एरर इसमें नहीं हो सकता हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। डैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट हैव एरर, बिल्कुल भी ये प्रैक्टिकल नहीं है सोचना कि इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। बिकॉज सेक्शन 11 एक्ट एज रेजिडरी एंट्री, अब जो हमारा सेक्शन 11 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो रेजिडरी एंट्री खोल रहा था, जो कहीं पे रेलिवेंट नहीं हो रहे थे सेक्शन 11 में आ जाइए, सेक्शन 11 उसको तुरंत से रेलिवेंट बना दे रहा था, ठीक है। सेक्शन 11 में हमारे क्या आता है, प्ली ऑफ एलिबाई आता था, ठीक है। सेक्शन 11 में हमारा प्ली ऑफ एलिबाई आता था, जो कहीं पे अब रेलिवेंट नहीं हो रहा था 6 से 55 में, लेकिन सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई रेलिवेंट कर दिया था। अब वही कहाँ है, अब वो रेजिडरी एंट्री भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ खोली हुई है लेजिस्लेचर ने, सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 9 में हमें मिलता है रेजिडरी एंट्री, ठीक है। सेक्शन 9 में मिलती है अब हमें रेजिडरी एंट्री। अब हम आगे पढ़ेंगे भैया, आगे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से क्लास लूँगा, सबको समझ में आ रहा है। देखो एक एक चीज़ 2-3 बार रिपीट करता हूँ, तो ये मत सोचना भाई रिपीट में चल रहा है, नहीं भाई। मैं जब स्टूडेंट था, मैं यूँ रिपीट करके पढ़ता था, अभी मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हुए थे। और मेनली आपको रटने से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब, भाई ये चीज़ होती क्या है, इसका क्या सिस्टम है, ये समझना, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल लिख रखा है, इफ समथिंग लॉजिकल फैक्ट लेफ्ट इन आईए सेक्शन 11 कवर्स इट एरर। अगर कोई लॉजिकल या लीगली रेलिवेंट कुछ फैक्ट रह गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और अब रह गया होगा अगर भारतीय साक्ष्य सही इसमें अधिनियम में, तो सेक्शन 9 उसको कवर कर लेगा, सारे रेजिडरी एंट्री को ये झेल लेगा सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए अब कम से कम 1 2 3 4 5 भाई 6 तरह के कोई एविडेंस है, सबूत है पुलिस पार्टी के पास। अब वो 6 तरह के सबूत है, वो क्या प्रूव करेंगे, वो जाके प्रूव करेंगे रेलिवेंट फैक्ट को। और कितने तरह के, ये एग्जाम्पल है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 तरह के जो सबूत हैं प्रोसिक्यूशन के पास, वो जाके 9 रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करेंगे। और वो 9 रेलिवेंट फैक्ट से क्या प्रूव होगा, जाके 3 तरह के फैक्ट नहीं प्रूव होंगे, ठीक है। मान के चलिए 6 तरह की गवाहियाँ हैं,
6 तरह की गवाहियाँ ऐसी हैं कि वो 9 तरह के रेलिवेंट फैक्ट प्रूव कर रही है, 9 तरह के रेलिवेंट फैक्ट प्रूव हो रहे हैं, तो उनसे मिलकर अब 3 फैक्ट इन इशू प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे चलती है चेन, इनको बोलते हैं मल्टीपल एविडेंसेस से पहले रेलिवेंट फैक्ट प्रूव हुआ, फिर रेलिवेंट फैक्ट से जाके फैक्ट इन इशू प्रूव हुआ, ठीक है। अब देखिए अलग नोट्स पढ़ते हैं आगे। एविडेंस हेल्प रेलिवेंट फैक्ट टू प्रूव फैक्ट इन इशू ऑफ द केस। अब जो सबूत हैं, जो गवाही है, जो गवाह हैं, वो क्या हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं रेलिवेंट तथ्यों को टू प्रूव फैक्ट इन इशू ऑफ। एविडेंस हेल्प करते हैं रेलिवेंट फैक्ट, और रेलिवेंट फैक्ट क्या करते हैं, रेलिवेंट फैक्ट प्रूव करते हैं, साबित करते हैं तथ्य किसके, जो कि होते हैं फैक्ट इन इशू के ऑफ द केस, उस मुकदमे के, ठीक है। तो दोबारा पढ़ता हूँ ये वाली लाइन, एविडेंस हेल्प्स रेलिवेंट फैक्ट। अब एविडेंस हेल्प करते हैं किसको, रेलिवेंट फैक्ट को, टू प्रूव फैक्ट इन इशू। और रेलिवेंट फैक्ट क्या साबित करता है, क्या प्रूव करता है, फैक्ट इन इशू प्रूव करता है ऑफ द केस, और किसके, मुकदमे के, सिविल मुकदमा, दीवानी मुकदमा, यही होते हैं कोर्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर इन प्रूविंग आवर केस एंड फैक्ट इन इशू, ठीक है। अब जो ये रेलिवेंट फैक्ट हैं, ये मोर स्ट्रॉन्गर हमारे केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि हमारा केस 100% और अच्छी तरह से प्रूव हो सके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेलिवेंट सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो नोट्स है वो पढ़ेंगे। अब जो हो गया है हमारा, क्या हो गया है हमारा सेक्शन 3 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था, वो हमारा इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या हो गया है, हाँ सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशंस हो गई हैं, ठीक है। मैं भी एक बार साथ के साथ लिख लेता हूँ, मैंने लिखा नहीं था भाई, आपको पढ़ा रहा हूँ तो साथ के साथ मैं भी लिख ही लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो पढ़ा हुआ है, एक बार पढ़ लिया, पर लिख लेता हूँ दोबारा, ठीक है। आप देखिए हम रेलिवेंट फैक्ट की हम सारे डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए रेलिवेंट फैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट डिफाइन किया गया है कहाँ, सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है। अब ये क्या है, इज अ फैक्ट, ये एक तथ्य होता है, विच इज कनेक्टेड विद अनदर फैक्ट, जो कनेक्टेड है, जो बिल्कुल मिला हुआ है, कनेक्टेड है भाई, उसके बिना वो अधूरा और उसके बिना वो अधूरा। विच इज कनेक्टेड विद अनदर फैक्ट, जो एक फैक्ट से इस तरह कनेक्टेड है, इन वन ऑफ द वेज एज इज प्रोवाइडेड बाय द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द फॉलोइंग रेलिवेंसी अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंडर सेक्शन 4 to सेक्शन 50, ठीक है। अंडर सेक्शन 4 to सेक्शन 50, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है। अब भाई जो 4 से लेके 50 के बीच में जो कड़ी बनेगी, तो इतनी देर से 20 मिनट से मैं समझा रहा हूँ, वो ही बताओ। या अभी जो कड़ियाँ बनेंगी ना, तो कड़ियाँ बनेंगी सारी 4 और 50, जो सेक्शन 4 और सेक्शन 50 के बीच में जितने भी सेक्शन है, 4 और 50 इंक्लूसिव है, उनको जोड़ के जो कड़ियाँ बनेंगी ना, जिससे रेलिवेंट फैक्ट प्रूव होगा, वो क्या है, वही रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 4 से 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिक्लेयर एज टू व्हाट फैक्ट्स विल बी रेलिवेंट। सेक्शन 4 से 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्या डिक्लेयर, घोषणा करते हैं कि कौन से तथ्य रेलिवेंट है, संदर्भ रख रहे हैं, संदर्भित हैं, कौन से तथ्य रेलिवेंट है। एंड इन ईच ऑफ द ईच ऑफ दीज सेक्शन देयर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देयर इज कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइडेड बिटवीन द टू फैक्ट्स। और इन हर सेक्शंस में भाई 4 से लेके सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हर सेक्शन में एक कनेक्टिंग लिंक है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर एक को भी हटा दिया ना, तो ये अधूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमें बताए गए हैं रेलिवेंसी में, ठीक है। तो हमें ये जोड़ कर देखने, तभी कड़ी पे कड़ी पूरी होती है और केस प्रूव होता है कोर्ट में, ठीक है। फॉर इंस्टांस, अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब सेक्शन 8 जो हमें क्या बताता था, मोटिव प्रिपरेशन वगैरह के बारे में बताता था, जो कि सेक्शन 8 हमें बताता था मोटिव प्रिपरेशन वगैरह के बारे में बताता था इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब वो क्या हो गया है, वो सेक्शन 10 हो गया है, ठीक है। वो सेक्शन सेक्शन 8 था, वो सेक्शन 6 हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। जो सेक्शन 8 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब वो सेक्शन 6 हो गया है किसका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 6 के बारे में एक एग्जांपल समझते हैं हल्का सा, क्या कह रहा है ये। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोवाइड्स दैट, क्या बताता है, इफ वन फैक्ट शोज, अगर एक तथ्य दिखाता है और कॉन्स्टिट्यूट या उसका गठन करता है किसी चीज़ का, क्या गठन करता है, किस चीज़ का, मोटिव का। मोटिव क्या होता है, मोटिव बदला लेने का, रिवेंज क्या बात के चलो वो होता है। फॉर एनी फैक्ट, ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, इफ एनी फैक्ट शोज और कॉन्स्टिट्यूट मोटिव फॉर एनी फैक्ट, अगर कोई तथ्य बदला लेने की भावना दिखाता है किसी और के प्रति, ठीक है, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, देन दैट फैक्ट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट। अगर एक तथ्य है जिसमें हमें दिख रहा है कि भाई मोटिव बना हुआ दिख रहा है, और मोटिव से सीधा क्या कॉज हुआ है, या तो भाई फैक्ट इन इशू कॉज हुआ है या फिर रेलिवेंट फैक्ट कॉज हुआ है, तो क्या होगा, और मोटिव से क्या कंस्टिट्यूट हुआ है, सीधा क्या हुआ है, कोई शो वो दिखा रहा है, शो कर रहा है क्या, एनी फैक्ट इन इशू, कोई भी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कोई भी संदर्भित तथ्य
देन दैट फैक्ट इन इशू दैट देन दैट फैक्ट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट, तब वो फैक्ट वो तथ्य रेलिवेंट तथ्य कहलाएगा। दस इफ ए हैड किल्ड बी, अब समझते हैं, दस अगर ए ने बी को मारा है, देन द फैक्ट इन इशू इज किलिंग ऑफ बी। अब तो इसमें क्या फैक्ट इन इशू होगा कि भाई बी को मारा है, किलिंग ऑफ बी, ठीक है, बाय ए, और किसके द्वारा, बाय ए के द्वारा। हियर इफ द मोटिव वाज टू टेक रिवेंज, अगर यहाँ मोटिव क्या था, बदला लेने की भावना थी, रिवेंज था। देन द अर्लियर क्वारल बिटवीन ए एंड बी, तो पहले वाली कोई लड़ाई अगर हुई है ए और बी के बीच में, इज अ फैक्ट, तो वो एक तथ्य है। विच क्रिएट्स मोटिव, जिस जो जो सीधा सीधा किसको गठन, जो किसको क्रिएशन में ला रही है, किसको उत्पन्न कर रही है, मोटिव को, ठीक है। मोटिव क्या होता है, अब मोटिव इल विल गुड विल सारी इसमें मोटिव में आ जाते हैं, बदला लेने की भावना, रिवेंज। एंड हैंस दिस फैक्ट ऑफ क्वारल इज अ रेलिवेंट फैक्ट, तो इसलिए जो ए और बी के बीच में जो क्वारल हुआ था, जो पहले लड़ाइयाँ हुई थी, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है कि ए ने भाई बी को मारा इसलिए है क्योंकि वो बदला लेना चाहता, क्योंकि पहले कोई लड़ाई हो गई, बी ने उसको ज़्यादा पीट दिया होगा तो उसकी बेइज्जती हो गई होगी, तो ए ने बी को मार दिया। तो ये क्या है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है भाई। अब कोई जो केस की ट्रायल चल रही है, उस केस की ट्रायल में यह दिखाया गया है प्रोसिक्यूशन वकील के द्वारा कि भाई जो बी की हत्या हुई है, ये ए ने पता है क्यों की है, जज साहब, इसने बी ने पहले इसको 2 महीने पहले बहुत पीटा था, बहुत पीटा था, ये रोता रोता घर गया था, पर इसने तब से ही मोटिव बनाया होता रिवेंज लूंगा। तो ये क्या है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। हालांकि वो ट्रांजेक्शन जो हुई है ऑफेंस की इंक्वायरी की वो अलग है, लेकिन वो प्रेरित किससे है, वो सीधा सीधा किससे प्रेरित है, उस पिछली क्वारल से जो ए और बी के बीच में हुई थी, तभी ए ने बी को आज मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। तो ये हल्का सा एग्जाम्पल था एक समझने के लिए कि कड़ियों पे कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं और हमें केस कैसे प्रूव करना पड़ता है। तो ये था एक रेलिवेंट फैक्ट का एग्जाम्पल जो कि सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का दिया, और जो पहले था सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब रेलिवेंसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंसी हैज टू बी सीन, जो कंसेप्ट है रेलिवेंसी का वो कैसे देखना चाहिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉजिकल कनेक्शन, और किस संदर्भ में देखना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंसी, लॉजिकल कनेक्शन बना के, ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन लगा के अपना दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। बिटवीन वन फैक्ट एंड सम अदर फैक्ट, और किसके बीच में लॉजिकल रेलिवेंसी है, एक तथ्य के बीच में और दूसरे तथ्य के बीच में। तो सीधी सीधी क्या बात कर रहा है, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा है, ठीक है। वेन एवर एन इवेंट हैपन्स, जब एक घटना होती है, देयर विल बी अ सर्टेन अदर सराउंडिंग इवेंट्स, और साथ साथ उस घटना के और भी तो सराउंडिंग इवेंट्स चलते रहते हैं भाई। ये थोड़ी है कि ए ने बी के साथ क्राइम किया और पूरी दुनिया में जो इवेंट हो रहे हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, वो पॉज हो जाते हैं, नहीं, वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। अदर सराउंडिंग इवेंट दैट हैपन एंड दे मे हैव सम लॉजिकल कनेक्शन विद दैट मेन इवेंट, तो और जो सराउंडिंग इवेंट्स हैं उनका एक लॉजिकल कनेक्शन है उस मेन इवेंट के साथ जो फैक्ट इशू हो रहा है। मान के चलिए ए ने बी को गोली मार दी। अब ए ने जब बी को गोली मारी तो पूरी दुनिया पॉज हो गई भाई, सारी दुनिया में जो एक्टिविटी चल रही थी, जहाँ वो बाई स्टैंडर्ड्स थे, सब अपनी आंखों से टिमटिमा के देख भी रहे थे भाई, दुकान पे कोई चाय वाला चाय भी पी रहा था, वहीं बिल्कुल मार्केट में गोली मारी, तो सारी एक्टिविटी चल रही थी भाई। ए बी के साथ क्राइम करेगा तो वही कर रहा है ना, पूरी दुनिया तो पॉज नहीं हुई है ना, तो उसको बाई स्टैंडर्ड्स भी देख रहे हैं और गाड़ी आते जाते चलती पब्लिक देख रही है। तो क्या है वो मेन इवेंट से सीधे सीधे वो सर्कमस्टांसेस, जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग इवेंट्स है वो सीधे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विद दैट मेन इवेंट थ्रोइंग अ लाइट अपॉन द हैपनिंग ऑफ दैट मेन इवेंट, और वो जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस वो लाइट थ्रो करें, रोशनी किस पर फेंक रहे हैं, वो सीधा सीधा जो मेन इवेंट हुआ है, जो ए ने बी की गोली मारकर हत्या की है, वो मेन इवेंट हुआ है जिसमें जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है वो उसको दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करते हैं रेलिवेंट फैक्ट प्रूव करने में, फैक्ट इन इशू, और फैक्ट इन इशू से फिर एक केस प्रूव होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इन द मेन इवेंट, इफ द मेन इवेंट इज कंसिडर टू बी द प्रिंसिपल फैक्ट, अगर मेन इवेंट को हम जो मुख्य एक घटना हुई है उसको हम क्या समझ लेते हैं, उसको हम प्रिंसिपल फैक्ट समझ लेते हैं कि भाई ये मेन तथ्य है। देन द अदर सराउंडिंग इवेंट्स कैन बी कॉल्ड द एंसिलरी फैक्ट्स, तो अन्य जो साथ साथ जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, जो सराउंडिंग जो तथ्य चल रहे हैं, घटनाएं चल रही है, उनको हम क्या लगा सकते हैं, उनको हम एंसिलरी फैक्ट्स समझ सकते हैं। कि एंसिलरी फैक्ट्स क्या होता है, छोटे छोटे तथ्य, बिल्कुल निक्के निक्के से तथ्य जो कि बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जुड़ जाएंगे तो पूरा केस साबित हो जाएगा, पूरा मुख्य इवेंट पर्दाफाश हो जाएगा। यहाँ भी ए ने बी को गोली मारी। अब छोटे छोटे इवेंट कैसे हो सकते हैं भाई, मान के चलिए बाई स्टैंडर्ड्स ने अपनी गवाही दी, ठीक है, मान के चलिए 20 बाई स्टैंडर्ड से 20 के 20 ने देखा कुछ ना कुछ, तो उन्होंने अपनी गवाही दी, तो उन्होंने छोटे छोटे तथ्य बताए, जी मैंने ये देखा, ये ऑटो से आया था, ये ए मारने बी को, ये ऑटो से आया था, इसने 100 रुपये दिए ऑटो वाले को, ये आया, ये पूछता घूम रहा था आसपास के दुकान वालों को, जिस ऑफिस में बी काम करता कि वो कहाँ मिलेगा, उस ये ऑफिस कहाँ है, ऐसे नाम का ऑफिस कहाँ है, तो उसने ये गवाही दी। तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं, तो ये एंसिलरी फैक्ट्स होते हैं जो मुख्य इवेंट को, ये एंसिलरी फैक्ट्स होते हैं जो मुख्य इवेंट को वो करते हैं, लाइट थ्रो करते हैं। अब देखिए
और द एविडेंटरी फैक्ट्स, और इनको एंसिलरी फैक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, एविडेंटरी फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। These events or facts would be of such a character that they throw a light upon the happening or non-happening of the principal event। और जो एंसिलरी फैक्ट्स हैं और ये एविडेंटरी फैक्ट हैं, ये इस तरह के तथ्य हैं कि ये हैपनिंग भाई हुआ था, एक प्रिंसिपल, एक मुख्य घटना एक हुई थी या मुख्य घटना नहीं हुई थी, उसके ऊपर पूरा निर्भर करते हैं। क्या? एंसिलरी इवेंट्स के बिना, एविडेंटरी इवेंट्स के बिना, एविडेंटरी फैक्ट्स के बिना, एंसिलरी फैक्ट्स के बिना और एविडेंटरी फैक्ट्स के बिना अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना, तो कभी भी एक ऑफेंस प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होने चाहिए। ठीक है, केस में और एनी अदर सिमिलर एविडेंटरी फैक्ट, और कोई और अन्य सिमिलर एविडेंटरी फैक्ट है तो वो भी। ठीक है, एक सेकंड रुको, हाँ थोड़ी देर में रुक जा, एक सेकंड रुक, सॉरी। रेलिवेंसी इज द सिचुएशन वेयर द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इज लॉजिकली सजेस्टिव टू द Relevancy is a situation where the happening of one event is logically suggestive to the judicial mind। Relevancy एक वह सिचुएशन है जो क्या करती है, एक हैपनिंग जो घटना में घटी है, क्या चीज़, टू वन इवेंट, एक घटना घटी है एक इवेंट की, लॉजिकली सजेस्टिव, भाई लॉजिकल, अगर लॉजिक लगा के देखे तो वो सजेस्टिव है, सजेस्ट करती है कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और क्या, टू द जुडिशियल माइंड, किसको भाई, जज के माइंड को, जुडिशियल माइंड को। डेट द अदर इवेंट में हैव हैपेंड, कि भाई दूसरा इवेंट पक्का ना पक्का हुआ होगा, भाई किसी जज के माइंड में, जज के कोर्ट में आके किसी ने गवाही दे दी एक एंसिलरी फैक्ट की और एक एविडेंटरी फैक्ट की, छोटे छोटे तथ्यों की, तो जज को 1%, 2%, 5% यकीन तो होगा भाई मुख्य इवेंट घटा जरूर है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़बाजी है, तभी तो ये भाई छोटे छोटे फैक्ट निकल के आ रहे हैं, तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए, several such facts may together go on to prove or to disprove the happening of the main event, that is the fact in issue। अब यही मैं आपको बताने की इतनी देर से कोशिश करता, इसी लाइन को मैं ढूंढ रहा था कि जो ये सर्टेन छोटे छोटे एंसिलरी फैक्ट हैं, ये सर्टेन एविडेंटरी फैक्ट है, छोटे छोटे अलग अलग गवाहों के, ये आगे जाके क्या करते हैं, या तो प्रूव, या तो साबित करते थे, या डिसप्रूव, या फिर साबित नहीं कर पाते। क्या कि भाई एक मुख्य इवेंट, एक मुख्य घटना, क्या ए ने बी को मारा, क्या ए की गोली चलाने से ही बी की हत्या हुई, उसको प्रूव करेंगे छोटे छोटे तथ्य जाकर। ठीक है, और तो अगर वह प्रूव हो गया तो क्या प्रूव हो जाएगा, फैक्ट इन इशू प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट इन इशू प्रूव हो गया तो बल्ले बल्ले है, ए को सजा मिलेगी, जेल कटवाई जाएगी। और सिविल केस में अगर फैक्ट इन इशू प्रूव हो गया तो जो प्लेंटिफ है या फिर डिग्री जो जजमेंट डेटर है या फिर डिफेंडेंट है, मान के चलिए अगर डिग्री होल्डर प्लेंटिफ बना देती है, कोर्ट डिफेंडेंट को बना देती है, तो उसकी बल्ले बल्ले है, अगर उसने फैक्ट इन प्रूव कर दिया तो उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब और पढ़ते हैं नोट्स थोड़े, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास 2-3 दिन की मैं इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं। अब द आइडिया ऑफ रेलिवेंसी आर बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। जो रेलिवेंसी का आइडिया है वो कैसे बेस्ड है, जो द आइडिया ऑफ रेलिवेंसी एज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। जो रेलिवेंसी, लीगल रेलिवेंसी का जो आइडिया है वो किस पर बेस्ड है, वो सीधा लॉजिकल कनेक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, गिव्स टू द कोर्ट सेवरल फैक्ट्स, और क्या देता है कोर्ट को, क्या लेने में मतलब कलेक्ट करने में क्या मदद करता है सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक, क्या सेवरल फैक्ट्स, भाई तरह तरह के विभिन्न तथ्य उसके पास आ रहे, तो भाई कानून लगा के तो उनको जोड़ेगा, क्या अपने मन से जोड़ देगा भाई ये इसमें रेलिवेंट है, नहीं, जो सेक्शन 7 में रेलिवेंट है वो उसमें रेलिवेंट है, जो 8 में रेलिवेंट है वो उसमें रेलिवेंट है, जो 12 में रेलिवेंट है वो उसमें, 40 में 42 में 35 में 35 में उसमें जोड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि भाई कुछ भी अटरम सटरम लिया हो और कोर्ट को दे दो तो वो मान लेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। रेलिवेंसी जो प्रोविजन है उनके बीच में वे फैक्ट लाई होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। Which together can be appraised by the court to examine whether the chain of circumstances evidences is complete। तो वो जो ancillary facts और evidentiary facts आती है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उनको क्या कहता है, अप्रेज करता है, अप्रेजल करता है भाई, उनको एग्जामिन करके उनको अपने दिमाग में नोट करता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, और ये फैक्ट ये क्लियर कर रहा है कि ये घटना हुई थी। बाय द कोर्ट टू एग्जामिन वेदर द चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज कंप्लीट। और क्या एग्जामिन, क्या परीक्षा करता है कोर्ट की, भाई जो चेन है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की चेन है जिससे गिल्ट प्रूव होगा इस अक्यूज का बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, क्या वो प्रूव हो रहा है, तो इसको प्रूव किया जाता है, इसको देखा जाता है, ये कोर्ट नोट करता है कि इनसे प्रोविजन में सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोविजन में, सो एज टू प्रूव द फैक्ट इन इशू और नोट, की जो ये चेन है जिससे एंसिलरी फैक्ट की चेन है, एविडेंटरी फैक्ट की चेन है, जिससे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे फैक्ट इन इशू प्रूव होता हुआ दिख रहा है या फैक्ट इन इशू प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा, तो यह मान के चलना यही होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट डिफाइन द लॉजिकल रेलिवेंसी एज सच। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो डिफाइन नहीं करती, क्या लॉजिकल रेलिवेंसी डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, रेदर व्हाट इज डिफाइंड इज लीगल रेलिवेंसी। पर क्या डिफाइंड है, क्या परिभाषित है, लीगल रेलिवेंसी परिभाषित है।
इट इज़ लीगल, ये कानूनी है, बिकॉज क्योंकि ओनली दोज रेलिवेंट फैक्ट्स विल बी एडमिसिबल विच आर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंडर सेक्शन 4 टू सेक्शन 50। ठीक है, तो बस ये लीगल क्यों है और ये लीगल रेलिवेंसी, इट इज़ अ लीगल बिकॉज ओनली दोज रेलिवेंट फैक्ट विल बी एडमिसिबल, बस वही रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल है, स्वीकार करेगा कोर्ट, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में खुलकर दिए हुए हैं। और कहाँ दिए हुए हैं? सेक्शन 4 से लेकर 50 में। हाउएवर लीगल रेलिवेंसी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एसेंशियली बेस्ड अपॉन द लॉजिकल रेलिवेंसी only because it is not possible that if the fact is declared to be legally relevant fact, it is not logically relevant. Illogical facts cannot be declared to be relevant and admissible। भाई यही कह रहा है कि भाई जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, जिस फैक्ट में लॉजिक है वही तो लिखा गया है लीगल। भाई जिसमें लॉजिक है, लॉजिक पाया, वो लीगल में लिख दिया। लीगल क्या है भाई? स्टैट्यूट में लिख दिया, अधिनियम में लिख दिया। और जो लॉजिकली नहीं था उसको क्या स्टैट्यूट में लिख के क्या सर में मारते? कुछ नहीं होता उसका, वो नहीं हो सकता। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो लॉजिकल चीज़ें हैं वही हमारे लेजिस्लेचर ने लिखी है, इसमें और कुछ भी अन्य चीज़ नहीं लिखी है। ठीक है, वो अन्य चीज़ों के लिए और कुछ पढ़ो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। थ्योरेटिकली एवरी लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट मे नॉट बी ऑल्सो लीगली रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, थ्योरेटिकली ऐसा देखा जाता है, प्रैक्टिकली नहीं। थ्योरेटिकली मतलब इंसानी दिमाग में बस सोचता है, जो लेमैन है वो सोचता है कि हर जो लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट है वो लीगल रेलिवेंट फैक्ट नहीं है। कईयों के मन में दिक्कत आती है, सोचते हो। ठीक है, बट एवरी लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट हैज़ टू बी लॉजिकली रेलिवेंट। पर हर एक लीगली कानूनी जो रेलिवेंट फैक्ट है उसको लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट तो होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, क्यों होना पड़ेगा? However, practically it can be observed that the Evidence Act, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, has been framed in such a manner, particularly section 4 से section 50, that in a particular case there cannot a fact which is logically relevant in a particular case but is not legally relevant under any provisions of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, various possibly relevant facts have been enumerated in section 4 to section 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो मान के चलिए हर केस में, जो भी सिविल केस होता है या कोई फौजदारी केस होता है, उसमें जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी तथ्य जुड़े होते हैं ना, वो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 में इतने नीटली तरह से ड्राफ्ट किए हुए हमारे लेजिस्लेचर ने कि पक्का ना पक्का कोई ना कोई कड़ी भिड़ेगी और सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 में आएगी, तभी वो फैक्ट लीगली रेलिवेंट भी है और फिर लॉजिकली रेलिवेंट भी अपने आप लगने लगेगा। जब केस से जो केस के तथ्य हैं, जो केस की कड़ियाँ हैं वो जुड़ती हुई चली जाएंगी, तो डिग्री होल्डर या प्लेंटिफ है जो जीतने वाला है उसको मजे आने लग जाएंगे। और कोर्ट को क्या होगा? कोर्ट को जो फैक्ट एंड इशू की रिक्वायरमेंट्स है सब्सटेंटिव लॉ में वो प्रूव होती हुई दिखाई देंगी, तो क्या होगा? मजे आने लग जाएंगे और केस धड़ाधड़ खटाखट प्रूव होता चले जाएगा। ठीक है, तो यह था हमारा बढ़िया आज का पैराग्राफ इसके लिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एनुमरेटेड इन सेक्शन 4 से 50 इन सच अ मैनर दैट द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। सेक्शन 4 से सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो लिस्ट है रेलिवेंट फैक्ट्स की, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, वो लिस्ट एग्जॉस्टिव है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने की जरूरत। एग्जॉस्टिव जहाँ भी आ जाए मान के चलिए यही है जो है, इससे बाहर कुछ भी प्रूव डिसप्रूव करने का कुछ नहीं है, सिस्टम यही है। ठीक है, and even if something is left then it will be covered under section 9 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर फिर भी अगर 4 से 50 के बीच में कुछ रह गया है तो सेक्शन 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है वो उसे कवर कर लेगा, उस रेलिवेंट फैक्ट को, उस लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट को। ठीक है, और उस लीगली रेलिवेंट फैक्ट को। अगर और जैसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में वो सेक्शन 11 था, लेकिन अब सेक्शन 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है, कुछ सेक्शन 4 से 50 के बीच में कुछ लीगल रेलिवेंट फैक्ट छूट भी गए हैं ना, तो कोई टेंशन नो टेंशन, वो सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कवर हो जाएगा आराम से। ठीक है, विच एक्ट एज अ रेजुडरी प्रोविजन विद रिगार्ड टू रेलिवेंसी। और जो सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो किस तरह एक्ट करता है? वो रेजुडरी प्रोविजन है, मतलब जो कहीं फिट नहीं बैठता वो सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फिट बैठ जाएगा ना, वो रेलिवेंट फैक्ट, तो उस पर भी काम चल जाएगा। कोर्ट कह लेगी हाँ भाई ये पूरा हो चुका, हम मान लिए इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ रहेगा, फिर कल से हम और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लास्ट पढ़ते हैं अपना पैराग्राफ। द कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंसी इज रिलेटिव कंसेप्ट। जो कंसेप्ट है रेलिवेंसी का वो रिलेटिव कंसेप्ट है, विच मीन्स द फैक्ट इन ऑर्डर टू बी अ रेलिवेंट फैक्ट। जो जिसका मतलब है एक फैक्ट को, एक तथ्य को बनने के लिए रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी इधर कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, तो उसको कनेक्ट होना पड़ेगा कि सीधा फैक्ट इन इशू के साथ, या और एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट, या और किसी अन्य रेलिवेंट फैक्ट के साथ जो कि किसमें दे रखे हैं, इन एनी ऑफ द वेज मेंशन्ड इन सेक्शन 4 टू सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है भाई, एक केस में फैक्ट इन इशू है, तो कोई ऐसा रेलिवेंट फैक्ट है, कोई ऐसा लीगली रेलिवेंट फैक्ट है जो सीधा फैक्ट इन इशू को प्रूव कर रहा है,
या फिर कोई और अन्य ऐसे रेलिवेंट फैक्ट हैं जो सेक्शन 4 से सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए हो, जो सीधा सीधा रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करे और वो फिर रेलिवेंट फैक्ट इशू को प्रूव करे, तो ऐसा भी हो सकता है। वो पहले यही बता रहा हूँ 40 मिनट से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। अ फैक्ट इन ऑर्डर टू बी रेलिवेंट हैज टू बी लॉजिकली रेलिवेंट। एक फैक्ट, एक तथ्य अगर उसको रेलिवेंट होना है, संदर्भ रखना है केस से, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट तथ्य होना पड़ेगा। बट परंतु मियर लॉजिकल रेलिवेंसी मे नॉट बी सफिशिएंट। तो मियर बस एक लॉजिक, हल्का सा एक लॉजिक ही सफिशिएंट नहीं है, संतोषजनक नहीं है। रेदर क्या जरूरी है, देयर हैज टू बी अ लीगल कनेक्शन इन वन ऑफ द मैनर्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 to 50। बट एक लीगल कनेक्शन होना चाहिए उस लॉजिकल कनेक्शन के साथ जो केस में जुड़ा हुआ है, और कौन से सेक्शंस के अंतर्गत उसमें लीगल कनेक्शन होना चाहिए, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसका लीगल कनेक्शन होना चाहिए। उस लॉजिकल हालात जो सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं, एक दीवानी सिविल केस में और एक फौजदारी क्रिमिनल मैटर में, ठीक है। तो ये आज हमारा हुआ सेक्शन, जो सेक्शन हमने 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पढ़ा बिल्कुल डिटेल में, उसमें हमने रेलिवेंसी वगैरह के बारे में पढ़ा, और हम आगे अब आने वाली क्लासेस में अब कैरी ऑन करेंगे जो हमारे अब सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक के जो प्रोविजंस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। और पहले हम लेकिन पढ़ेंगे, कल हम कौन से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले एडमिसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एडमिसिबिलिटी क्या, ये स्वीकारोपनीय है। एडमिसिबिलिटी भाई एडमिट कर लिया, मतलब मान लिया। तो कल हम एडमिसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सिविल केस में डिफेंडेंट ने अपना जो उसको प्लेंटिफ ने जो केस डाला हुआ था, डिफेंडेंट ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। और क्रिमिनल केस में जो प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज के ऊपर केस फाइल किया हुआ था, तो भाई अक्यूज ने अपना गिल्ट मान लिया। तो कल हम एडमिसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बढ़िया अपने नोट्स में से पढ़ाऊंगा। और ठीक है, तो अगर कोई नोट्स बना रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब जो मैं इंग्लिश में अपने नोट्स में से पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको हिंदी बताता हूँ, इसके नोट्स बना सकता है। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मेंस में भी काम आएंगे। अगर यही चीज़ लिखोगे ना तो टीचर खटाखट नंबर देगा, कोई भी एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।